Assalamualaikum class, this is a lecture number 10 with the topic of trial balance. Today we will learn about the third step of the accounting cycle. The first one was journal, the second one was ledger and the third one is the trial balance. जर्नल से हमने लेजर बनाया, अब लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। किस तरह से जो है वो पोस्टिंग होती है ट्रायल बैलेंस में। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। सो इसमें हमने बनाना सीखना है कि किस तरह से लेजर अगर आपके बना चुके हैं, यू आर एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग द लेजर, तो उस लेजर से कौन सा बैलेंस और कितना बैलेंस और किस तरतीब से बैलेंस जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Trial balance is a two-column schedule listing the names and balance of all the accounts in order in which they are appeared in a ledger. Two-column schedule. Two column mean particulars के आगे दो कॉलम बने हुए होते हैं. The one is a debit and the second one is a credit. तमाम लिस्टिंग द नेम्स एंड बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स आपके होते हैं लेजर में, उन सब को लिस्ट डाउन करता है, उनके बैलेंसेस को लिस्ट डाउन करता है। जैसे भी मैंने आपको दिखाया कि ट्रायल बैलेंस किस किस्म का होता है, उसके पेरेंट्स आपको चेक कराए तो तमाम अकाउंट्स को लिस्ट डाउन करने के बाद उसके अंदर जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है उसके सामने उसको लिखा जाता है। बेसिकली जब हम एक्चुअल में बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हम उसी ऑर्डर से ट्रायल बैलेंस में एसेट्स पुट करते हैं जिसमें जिस ऑर्डर में लेजर में हम लेजर बनाया होता है। लाइक अगर कैश का लेजर हमने पहले बनाया है तो कैश का पहले हम कर लेते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस में पहले पुट कर लेते हैं। सेकंड पे अगर हमने इन्वेंट्री का बनाया है तो सेकंड में ही उसमें ट्रायल बैलेंस में उसको सेकंड पॉइंट पे रखते हैं। बट हेयर यू हैव द फ्रीडम कि आप लेजर जिस तरह से मर्जी बना लें, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं मैं भी आपको बताती हूँ। Okay, the debit balance are listed in the left columns and the credit balance is listed in the right hand column. Debit balance are listed in the left hand column and credit balance is listed in the right hand column. So इस तरह का जो होता है एक बनाते हैं हमारा जो अकाउंटिंग स्टेप होता है इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर मैं सिंपली बात करूँ, दिस इज जस्ट पोस्टिंग ऑफ बैलेंस फ्रॉम लेजर टू एन अदर अकाउंट दैट्स कॉल्ड द ट्रायल। और उसमें क्या किया जाता है कि तमाम लेजर के अकाउंट्स को एक ही जगह पर लिस्ट ऑन करके उसके आगे डेबिट या क्रेडिट का बैलेंस पुट कर दिया जाता है। जो टोटल शुड बी इक्वल, जो भी टोटल है आपके डेबिट और क्रेडिट का ये इक्वल होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि योर ट्रायल बैलेंस इज ओके, इट्स करेक्ट। मीन जो आपने प्रीवियस स्टेप परफॉर्म किए हैं, जो जर्नल परफॉर्म किया है, वो प्रिपेयर किया है, जो लेजर आपने बनाया है, बोथ आर करेक्ट बिकॉज वी हैव द सेम बैलेंस ऑफ क्रेडिट एंड द डेबिट कॉलम इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक ही करने के लिए बनाया जाता है कि आपके डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस सेम है या नहीं है। Okay, before preparing the trial balance, I want to tell you some constraints कि आपको and some constraint regarding the order कि आपने किस हिसाब से जो है वो वैल्यूज जो लेजर के अकाउंट्स हैं उनका ट्रायल बैलेंस में उनको लिस्ट डाउन करना है। तो हमारे कुछ अकाउंट्स होते हैं एसेट्स के। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा कैश है, इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल है, हमारे लैंड है, इक्विपमेंट है, ये सारे के सारे हमारे एसेट्स आते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप अकाउंट शुरू करेंगे लिखना ट्रायल बैलेंस में, वो एसेट्स की अकाउंट पुट कीजिए। और एसेट्स में भी कोशिश कीजिए सबसे पहले जो है वो कैश को रखें। मैं यहाँ पर तरतीब लगाने लगी हूँ कि किस तरह से आप रखें। कैश को रखें, कैश के बाद आप जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को रखें, फिर आप नोट रिसीवेबल को रखें, फिर आप इन्वेंट्री को रखें, इन्वेंट्री या जो भी गुड्स है, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल हम सर्विसेज कंपनी के बारे में पढ़े हैं तो इसमें इन्वेंट्री नहीं होगी। देन उसके बाद आप इसमें रखें सप्लाईज को,
सप्लाईज के बाद इसके अंदर जितने भी आपके फिक्स एसेट्स आते हैं, फिक्स एसेट मतलब कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, उन्हें किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, जो भी फिक्स एसेट्स हैं वो रखें। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले जो भी एसेट्स हैं उनको हम लिखेंगे, उनका बैलेंस लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे जो हम लिखेंगे वो लायबिलिटीज़ को लिखेंगे। पहले नंबर पे एसेट्स को सबको हम लिस्ट डाउन करेंगे, दूसरे नंबर पे लायबिलिटीज़ को हम लिखेंगे। पॉइंटर से मुझसे इस तरह से लिखा जाता है, लायबिलिटीज़ को लिखेंगे। लायबिलिटीज़ में भी सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो पेएबल्स को लिखेंगे। पेएबल्स कोई से भी पेएबल्स हो सकते हैं, आप अकाउंट पेएबल से शुरू कर लें, उसके बाद आप बेशक सैलरी पेएबल लिखें, डिविडेंड पेएबल लिखें, कोई से भी पेएबल लिखें, नोट पेएबल लिखें, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल लिखिए, इनकम टैक्स पेएबल लिखें, वट एवर द लायबिलिटीज़ यू हैव। सो एसेट्स के सारे अकाउंट लिस्ट ऑन किए, उसके बाद लायबिलिटीज़ के थर्ड पॉइंट पे आप करेंगे ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट को लिस्ट ऑन। कैपिटल को लिखते हैं, या अगर कोई रिटेन अर्निंग का वर्ड वहाँ पर है तो आप वो लिखते हैं, कैपिटल को लिस्ट ऑन करेंगे। ठीक है, फोर्थ पे आप करेंगे रेवेन्यू को। रेवेन्यू का कोई है अगर अकाउंट लेजर में तो फिर आप रेवेन्यू को लिखेंगे। ठीक है, और पांचवें नंबर पे आप लिखेंगे एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस को लिखेंगे। सो 5 मैंने आपको बताए हैं कैटेगरीज करके कि आपने जो भी आपके पास लेजर आपके पास बन गया है, उस लेजर में कुछ अकाउंट्स एसेट के हैं, कुछ लायबिलिटी के हैं, कुछ कैपिटल के हैं, कुछ रेवेन्यू के होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस के होते हैं। अभी हम लिस्ट ऑन करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है वो शुरू करना है एसेट्स के साथ। एसेट में भी सबसे पहले कैश आपने लिखना है, तो एसेट को सबसे पहले लिस्ट ऑन करें, देन लायबिलिटीज़ को लिस्ट ऑन करें, आफ्टर दैट लिस्ट ऑन द ऑनर्स इक्विटी मीन कैपिटल और रिटेन अर्निंग, देन रेवेन्यू एंड एट द एंड एक्सपेंसेस को लिस्ट ऑन करें। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर लिस्टिंग ऑल द अकाउंट्स इन दिस ऑर्डर? हमने एक्चुअली जो ट्रायल बैलेंस उसके बाद इसकी जजमेंट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अगर हमारे तमाम के तमाम अकाउंट्स इस ऑर्डर में लिस्टेड होंगे तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इस तरतीब से आपने ट्रायल बैलेंस में लिस्ट करने हैं तमाम के तमाम अकाउंट्स। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर। हियर इज अ जर्नल। मेरे ख्याल में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें इस जर्नल से लेजर बनाना आपको सिखाया था। इस जर्नल में नंबर ऑफ अकाउंट्स थे जो मैंने आपको बताया था, लाइक कैश है, कैपिटल है, हमारी सप्लाईज हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट है, अकाउंट्स पेएबल हैं, व्हीकल्स हैं, नोट पेएबल्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, ये रेवेन्यू का एक अकाउंट है, डिविडेंड है, डिविडेंड एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटीज पे एक्सपेंसेस होते हैं, कैश है, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं। सो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। इन नंबर ऑफ अकाउंट्स के हमने लेजर बनाए थे, मीन इनका बैलेंस जो है वो लेजर में पोस्ट किया था और फिर उसको प्लस माइनस करने के बाद उसका एंडिंग बैलेंस हमने चेक किया था। Okay, this is the journal. Enter the number of accounts including the cash, office supplies, vehicles, account receivable, office equipment, notes payable, dividend payables, client revenue, salary expenses, dividends, office rent expenses and utility expenses, even capital stock. So I will highlight the accounts which are belongs to the assets. Cash, office supplies, vehicles, and office equipment. These are the accounts which are from the assets. I told you कि आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आपने एसेट्स को सबसे पहले रखना है और उसमें से भी कैश को पहले लिस्ट ऑन करना है, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल को करना है, देन आपकी मर्जी है जो भी एसेट्स हैं उसको किसी भी तरतीब से लिखें, चाहे पहले व्हीकल्स को लिखें, ऑफिस इक्विपमेंट को लिखें, ऑफिस सप्लाईज को लिख सकते हैं, नो इशू। तो जब हमने
लिस्ट ऑन कर लिया ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद इसका बैलेंस लिखना है, तो ये बैलेंस हम एंडिंग बैलेंस लिखेंगे कैश का 8,07,400। इस तरह से ऑफिस सप्लाईज का $400, ऑफ व्हीकल्स का 27,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 एंड अकाउंट रिसीवेबल 2,000। दिस इज द नॉर्मल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट का जितना भी बैलेंस मिलेगा वो हमेशा डेबिट साइड पे मिलेगा। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो आप एक दफ़ा से रीटच करें जर्नल को, लेजर को, कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। ऐसा तब हो सकता है जब कंपनी इंसॉल्वेंट कंडीशन में होती है, या कंपनी लिक्विडेट हो रही है, या जब कंपनी शटडाउन की तरफ मूव कर रही है, तब आपको जो है इनका बैलेंस क्रेडिट मिल सकता है। अदरवाइज ये बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, आपको एसेट का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो द एसेट्स बैलेंस, नॉर्मल एसेट्स बैलेंस इज डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस जो होगा वो आपको डेबिट ही मिलेगा, और डेबिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वी हैव रिकॉर्डेड द एसेट्स। उसके बाद हम लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो उस लायबिलिटीज़ को मैं हाईलाइट कर देती हूँ विद अ डिफरेंट कलर। अकाउंट्स पेबल, लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। नोट्स पेबल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। पेएबल का वर्ड जिस भी अकाउंट के साथ आता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। पेएबल होते हैं ना, कंपनी ने पे करना होता है, सो वो एक ऑब्लिगेशन होती है कंपनी को, एक उधार होता है कंपनी के ऊपर जिसको कंपनी ने पे करना होता है। सो पेएबल का वर्ड जहाँ पर भी आए इट्स अ लायबिलिटी। डिविडेंड्स पेएबल, यस इट्स आल्सो अ लायबिलिटी। इसके अलावा बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट है, दैट इज 8,000 क्रेडिट बैलेंस। नोट्स पेबल का बैलेंस क्रेडिट है, दैट इज 20,000 क्रेडिट बैलेंस। डिविडेंड पेबल का बैलेंस क्रेडिट है, दैट इज 5,000। तो सेकंड पे एसेट्स के बाद हम तमाम जो लायबिलिटीज होते हैं उनको लिस्ट ऑन करेंगे। अकाउंट पेबल से आप स्टार्ट करें, नोट्स पेबल और डिविडेंड पेबल उसके बाद लिखते हैं। थर्ड पे मैंने आपको बताया कि आप कैपिटल के बारे में लिखेंगे। कैपिटल जो है उसको आप लिस्ट ऑन करेंगे। सो हमारे यहाँ पर कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक के नाम से। एंड कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट ही होता है, ये कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता। कैपिटल स्टॉक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। यू कैन से द 8 lakh इज द क्रेडिट बैलेंस। Okay, we have listed the assets, then the liabilities and then capital. फोर्थ नंबर पे हम करेंगे लिस्ट ऑन रेवेन्यू को। रेवेन्यू को किस तरह से लिस्ट ऑन करेंगे, इसमें हमारा रेवेन्यू कौन सा है, हियर इज अ क्लाइंट रेवेन्यू, या किसी भी नाम से रेवेन्यू हो सकता है, कंपनी पर डिपेंड करता है कि कौन सा रेवेन्यू है। रेवेन्यू को लिस्ट ऑन करेंगे। रेवेन्यू का भी नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लायबिलिटी, कैपिटल स्टॉक और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। इसलिए एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट क्रेडिट रूल सेम है। आपके जो लायबिलिटी है, जो ऑनर्स इक्विटी है और जो रेवेन्यू है, इनके डेबिट क्रेडिट रूल जो है वो सेम है क्योंकि नॉर्मल बैलेंस सेम है। ओके, द लास्ट जो है वो हम करेंगे सप्लाईज को, एक्सपेंसेस को। दिस इज अ टू डार्क कलर, लेट मी यूज द लाइटर वन so you can look easily. It can be used. Okay, this is a office rent expense, this is a expense. Utility expenses also expense. Salary expenses, yes, it's also expense. And dividends also called expense. Expense को आप किसी मर्जी भी ऑर्डर से आप लिस्ट ऑन कर सकते हैं, नो इशू। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस मैंने आपको बताया हमेशा डेबिट होगा। आप हमेशा इसको डेबिट साइड पे चेक करेंगे कि नॉर्मल बैलेंस आपको डेबिट इसका मिलेगा। सैलरीज का 14,000 और इसका 5,000। सो वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड, ये मैंने आपको लेजर समझाया है कि लेजर से किस तरह से पोस्ट करना है हमने ट्रायल बैलेंस की तरफ। आपने
जो एसेट है पहले उनका बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र करना है, फिर उसके बाद आपने लाइबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र करना है, थर्ड नंबर पे आपने कैपिटल का या ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, फोर्थ नंबर पे रेवेन्यू का, और लास्ट पे आपने तमाम के तमाम एक्सपेंसेस लिस्ट ऑन करने हैं। सो इसी लेजर से बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। देखिएगा, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट और व्हीकल्स एसेट्स हैं, और इन सब का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और ये डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड किए गए हैं। लेजर में भी इनका बैलेंस डेबिट है। सो जस्ट हमने वहाँ से कैश लिया, अकाउंट रिसीवेबल लिखा, ऑफिस मतलब जस्ट लिस्ट ऑन किया ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिस्ट ऑन किया एसेट्स को, उसके बाद उनके अगेंस्ट उनका बैलेंस लिख दिया। बिल्कुल इस तरह से लाइबिलिटीज लिखी, नोट पेबल, अकाउंट्स पेबल, डिविडेंड पेबल, ये तीन ही हमारी लाइबिलिटी थी। इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट था और ये बैलेंस कहाँ से आया है, लेजर से आया है। इसके आगे उसका बैलेंस लिख दिया क्रेडिट के कॉलम में। देन डिविडेंड्स, अच्छा डिविडेंड्स यहाँ पर जो है ना, ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और डिविडेंड आप एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं। डिविडेंड यहाँ पर लिखने का मकसद कुछ और है, आप इसके पेबल के बाद भी सिंपल डिविडेंड्स को लिख देते हैं और एक्सपेंसेस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। द रीज़न इज़ हियर कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिविडेंड को एक्सपेंस कंसीडर करते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स डिविडेंड को एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते। इस वजह से डिविडेंड को कभी एक्सपेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, कभी एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। मिक्स एंड मिक्स ने डिविडेंड को पेबल्स के बाद लिखा है। आप पेबल के बाद लिखें या आप एक्सपेंसेस में लिखें, कोई इशू नहीं है, फाइन। कैपिटल स्टॉक उसके बाद लिखा गया है। चलिए इसको मैं फ़िलहाल पेबल्स की कैटेगरी में रख देती हूँ। दिस इज़ नॉट एक्चुअली पेबल, और इसका बैलेंस हमेशा अगर आप देखें तो ये डेबिट है। ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा जा सकता है लेकिन पेबल की कैटेगरीज में नहीं रखा जाता। अगर पेबल होता तो हम ज़रूर इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखते। ओके, कैपिटल स्टॉक, थर्ड पॉइंट पे हमने कैपिटल स्टॉक लिखना था, तो कैपिटल स्टॉक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, वो लिख लिया। फोर्थ पॉइंट पे जो है वो हमने रेवेन्यू को लिस्ट ऑन करना होता है। रेवेन्यू को लिस्ट ऑन किया, उसका एंडिंग बैलेंस 32,000 आ रहा था, उसको लिख दिया। और सबसे लास्ट में एक्सपेंसेस को जो है वो लिस्ट ऑन कर लिया। एक्सपेंसेस को लिस्ट ऑन करके उसके आगे का जो भी बैलेंस आ रहा था वो लिखा। टोटल किया डेबिट कॉलम का और टोटल किया क्रेडिट कॉलम का, जो कि हमारे पास आया है 8,65,000। Both debit and the credit balance are same. So it's mean कि we are 95% sure कि हमारा जर्नल और हमारा लेजर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म हुआ है। Why I am saying the 95%? Why not the 100%? I'll tell you the reason at the end of this lecture. So इस तरह से जस्ट आप लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करने के बाद एक प्रिपेयर करते हैं बुक ऑफ अकाउंट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होते हैं। दिस इज द वन एग्जांपल। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल ऑफ द लेजर। यहाँ पर भी एसेट्स हैं, आपके रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल स्टॉक हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। तो मैं फिर हाईलाइट कर लेती हूँ कैश आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। कैश है तो कैश हमारा एसेट है। देन अकाउंट रिसीवेबल है, यस इट्स एसेट। ऑफिस सप्लाईज है, एसेट है। लैंड एसेट है। बिल्डिंग कंपनी का एसेट है जी, एसेट सिर्फ ये हैं। इसके अलावा अच्छा, आप ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप जो जर्नल है वहाँ से जब लेजर बनाएं तो इसी तरतीब में बनाएं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की ऑर्डर में ही बनाएं, ताकि आपके लिए जो ट्रायल बैलेंस बनाना है वो बहुत इजी हो जाए। आप उसी ऑर्डर में जस्ट जो है वो लिस्ट ऑन करते जाएं जिस ऑर्डर में आपने लेजर बनाया है। बट बिकॉज यू आर एट द इनिशियल पॉइंट, तो आप जिस तरतीब से भी बनाना चाहें बना लें। उसके बाद जस्ट उसको आप अंडरलाइन करके या उसको नंबरिंग दे के जैसे भी आप तरतीब लगाना चाहें वो आप तरतीब लगा लें। सो एसेट्स हैं, बैलेंस कौन सा लिखेंगे? डेफिनेटली दिस वन। इसका बैलेंस 45,000, इसका बैलेंस 50,000, इसका बैलेंस जो है ऑफिस सप्लाईज का 600 एंड द बैलेंस फॉर द बिल्डिंग इज 3 लाख। नाउ यू कैन चेक दैट
द बैलेंस ऑफ एवरी एसेट इज अ डेबिट, क्योंकि एसेट कभी भी क्रेडिट में नहीं जा सकता। मुझे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एसेट का क्रेडिट में क्यों नहीं बैलेंस जा सकता। कोई सा भी एसेट यहाँ से मैं सपोज कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कैश ही मैं ले लेती हूँ। कैश कंपनी के पास या तो होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि माइनस में कोई कैश पड़ा हो। दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। फाइन, कैश या तो होगा या नहीं होगा। सप्लाईज कंपनी के पास या तो होंगी, उसकी कोई वैल्यू होगी, या सप्लाईज फिनिश हो चुकी होंगी। अगर फिनिश हो चुकी होंगी तो उसका जीरो बैलेंस आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्रेडिट का मतलब है कि सप्लाईज आपने किसी को देनी है, अगर देनी है तो वो तो बिल्कुल ही एसेट ही नहीं ना रहेगा आपका, तो वो कभी भी आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो नहीं हो सकता। इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बैलेंस सप्लाईज में। जब हम देखिए हम एसेट को क्रेडिट साइड पे भी लिखते हैं, जब एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट बैलेंस होता है ना लेजर में, जब आपका अल्टीमेट बैलेंस आता है प्लस माइनस करने के बाद, हमेशा वो एसेट का बैलेंस डेबिट आएगा। या तो वो एसेट जीरो होगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा बुक ऑफ अकाउंट से। सपोज ऑफिस सप्लाईज हमारी जीरो हो गई हैं तो हम यहाँ पर उसका लेजर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना लेजर बनाने की ज़रूरत है, ना उसका जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऑफिस सप्लाईज तो ख़त्म हो गई हैं, तो या तो बैलेंस डेबिट होगा या बैलेंस ज़ीरो होगा। क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता किसी भी एसेट का। ओके, सेकंड पे मुझे हाईलाइट करना है लायबिलिटीज़ को। नोट्स पेबल इज़ अ लायबिलिटी एंड अकाउंट्स पेबल इज़ योर लायबिलिटी। बैलेंस क्रेडिट, आपने अगर कोई चीज़ पे करनी है या तो वो पे करने वाली रहती है या कम्प्लीटली पे हो गई है। अगर कम्प्लीटली पे हो गई है तो ज़ीरो बैलेंस आ जाएगा, लेकिन ये भी कभी पॉजिटिव में नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, डेबिट साइड पे कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा क्रेडिट साइड पे रहेगा। थर्ड पे जी कैपिटल स्टॉक है। कैपिटल स्टॉक का बैलेंस भी मैंने आपको बताया। शेयर्स या तो इशू हो सकते हैं, कंपनी वापस ले सकती है, लेकिन कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि ये नेगेटिव में चला जाए। कंपनी ने अगर शेयर इशू की हैं तो वो हमेशा क्रेडिट पे जाएगा और कंपनी शेयर्स इशू करती है। फाइन, अगर हम इसका बैलेंस डेबिट पे ले जाएं तो कैपिटल स्टॉक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। अगर हम एसेट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे ले जाएं तो एसेट्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ हम डिफाइन करते हैं जिस तरह से एसेट को, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ओके, लास्ट पे, सेकेंड लास्ट पे रेवेन्यू है। सो रेवेन्यू हमारा क्लाइंट रेवेन्यू है, हमेशा इसका भी बैलेंस डेबिट होगा। या तो आपके रेवेन्यू आपके पास आएगा या नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव में कभी आपका नहीं हो सकता, मीन डेबिट साइड पे कभी नहीं जा सकता। एंड द लास्ट वन एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरी एक्सपेंसेस हैं आपके, एक ही एक्सपेंस है। सो हम इसको लिस्ट ऑन करेंगे। बैलेंस, यही बैलेंस उनके सामने लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे हम इसका बैलेंस लिख लेंगे। इट इज अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखिएगा कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे हमारे एसेट थे। तो एसेट को हमने क्या कर दिया है, लिस्ट ऑन किया है पहले और उनका जो है वो बैलेंस लिख दिया है। ये लिस्ट ऑन करके एसेट को, ये हमारे एसेट्स हैं, सो इनको लिस्ट ऑन करके इनका डेबिट बैलेंस लिख दिया है। उसके बाद नोट पेबल और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ को लिस्ट ऑन किया है, उनका बैलेंस लिख दिया है। थर्ड पे कैपिटल स्टॉक को लिस्ट ऑन किया है, देन रेवेन्यू को, और एट द एंड एक्सपेंसेस को लिस्ट ऑन करके हमने बात किया, हमने जब इसका टोटल फाइंड आउट किया 11,25,600 रुपीज़ डॉलर इसका डेबिट बैलेंस आया और क्रेडिट बैलेंस भी इसका सेम आया है। सो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, मीन वी आर अगेन 95% श्योर कि हमारा जर्नल और लेजर जो है वो ठीक परफॉर्म हुआ है। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द 5% रिमेनिंग श्योरिटी, कि मैं 100% क्यों नहीं कह रही कि आई एम 100%, आई एम नॉट 100% श्योर दैट आई एम परफॉर्मिंग अ वेल इन द जर्नल एंड द लेजर। द रीज़न इज़ हियर, अगर आपकी कोई एक ट्रांजैक्शन भी ओमिट हो जाती है, आप कोई एक ट्रांजैक्शन भी नहीं करते, जर्नल में नहीं करते, वो ट्रांजैक्शन आप जो है वो परफॉर्म ही नहीं करते, उसकी एंट्री नहीं करते, और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन जो है ना तो लेजर में आएगी ना ही वो ट्रायल बैलेंस में आएगी,
इसके बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ बैलेंस वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम का इक्वल होगा। आल दो कि एक ट्रांजैक्शन आपने वहाँ से उसको पास आउट नहीं किया, उस पर अकाउंटिंग साइकिल अप्लाई नहीं किया, उसको जर्नल में से नहीं गुजारा, उस पर लेजर अप्लाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल की एक ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन जो मैंने जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं की, अगर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की तो लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। फाइन, इसके अगेंस्ट भी 45,000 का कोई होगा, कोई ना कोई बिल्डिंग या इसमें से कोई 45,000 कोई काम हुआ होगा। सो मैं ना आपको एग्जांपल देती हूँ ऑफिस सप्लाईज की, जिसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम है। ऑफिस सप्लाईज कंपनी ने खरीदी थी 600 पे और अकाउंट पेबल पे खरीदी है, मीन ओन अकाउंट खरीदी है। अगर ऑफिस सप्लाईज की ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड नहीं करती, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो इसका मतलब है कि ये लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं होगी तो इट्स मीन कि ट्रायल बैलेंस में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो यहाँ से ये बैलेंस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, बाय मिस्टेक। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन अगर ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसके अगेंस्ट जो अकाउंट पेबल जनरेट हुए थे वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगे ना रिकॉर्ड, क्योंकि एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन मैंने उसको कर दिया, इग्नोर कर दिया बाय मिस्टेक। ह्यूमन एरर भी हो सकती है, उसको देखा नहीं गया, या वो ट्रांजैक्शन का अप्रूव नहीं था, या बाद में मिला, व्हाटएवर द रीज़न, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अगर इसको मैं यहाँ से ओमिट करूँ, इसको इग्नोर करूँ ये 600 को, तो 600 डेबिट और क्रेडिट साइड को इग्नोर करने के बाद भी अगर मैं ट्रायल बैलेंस का बैलेंस देखूंगी तो ये इक्वल ही आएगा। ये 1125,000 डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी 11,25,000 बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का आएगा। अगेन द इक्वल, लेकिन ये इसके एक्यूरेट होने की जो है वो इसको एक्यूरेट होना प्रूव नहीं करता कि बैलेंस इक्वल है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं 95% श्योर द बैलेंस आर इक्वल। एक ही चांस हो सकता है और वो ये हो सकता है कि आपकी कोई एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गई है। सेकंड क्या रीज़न हो सकती है कि आपने ऑफिस सप्लाईज की अमाउंट 600 की जगह आपने अगर यहाँ पर 800 लिख दी है बाय मिस्टेक, 800 यहाँ पर भी 800 लिख दी है, दिस इज़ अ बाय मिस्टेक, फिर भी बैलेंस जो है वो आपका सेम ही आएगा एट द एंड, लेकिन एक मिस्टेक है। तो एक तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपकी ट्रांजैक्शन इग्नोर हो गई है या ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो गलत लिख ली गई है, तब भी ट्रायल बैलेंस इक्वल आता है। सो बट अगेन आई एम सेइंग द 95% इज़ अ श्योरिटी कि अगर ये ठीक आ रहा है तो आपका जो पिछले स्टेप्स हैं वो आपने ठीक परफॉर्म किए हैं। अगर आपने जर्नल जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ही परफॉर्म किया है, उससे लेजर भी ठीक बनाया है, सारी ट्रांजैक्शन को देखकर बनाया है, तो ट्रायल बैलेंस का इक्वल आ जाना ये आप लोगों के लिए एक अच्छा साइन है कि आपका जो पिछले स्टेप्स हैं वो ठीक से परफॉर्म हो चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रायल बैलेंस क्लास। ट्रायल बैलेंस is too simple, just the posting the balance from ledger to trial. Then the third step means second step से हम जो बैलेंस है वो थर्ड स्टेप में पोस्ट कर रहे हैं। जस्ट लिस्ट ऑन किया, अकाउंट्स को तरतीब से किया, तरतीब मैंने आपको बता दी, और उसके बाद उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस उनके सामने रखा, और इस तरह से ट्रायल बैलेंस हमारा प्रिपेयर हो गया। थैंक यू क्लास।